गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप है पीएसआईआर नेशन पर। अंजलि मेहरा दिस साइड, पीजीटी लेक्चरर इन पीएसआईआर डिपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स, शुरू कर लेते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसको अपलोड करने में मुझे वैसे ही थोड़ी देर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना। वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त जो आप लोगों से हमेशा करती आई हूँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कीप सपोर्टिंग पीएसआईआर नेशन। तो स्टूडेंट्स, जब जब संविधान की मूलभूत संरचना के बारे में बात होगी तब तब इन चीजों का जिक्र जरूर होगा कि ये किन लोगों द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, कितने ड्यूरेशन में बनाया गया, कितनी कॉस्ट में बनाया गया। ये सब कुछ मैं आप लोगों को पहले डिटेलिंग में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने आज से शुरू किया है, इस लेक्चर से मुझे ज्वाइन किया है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से एक वीडियो होगी, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेलिंग में सब कुछ समझाया गया है। मैं आज इतने डिटेल में आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये चीजें समझाने वाली हूँ, लेकिन आप वो वीडियो जरूर देखें, जरूर उसको चेक करें। तो स्टूडेंट्स, जब जब मूलभूत संरचनाओं के बारे में बात होगी तब तब एक आर्टिकल 368 हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो दिया गया था संशोधन का अधिकार। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जिन्होंने पूरा संविधान पढ़ा था फिर उसको बाद में बनाया था, उन्होंने इस चीज को जरूर समझा था कि एक मानवीय विकास के लिए, एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तभी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो यानी कि डीपीएसपीज हो, वो सब हमें दिए थे। वो जानते थे कि एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है और आगे जाके इन फ्यूचर भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो इसे बदलने का अधिकार भी जो है वो जनता के पास, यानी कि हमारी संसद के पास होना चाहिए, क्योंकि जनता के ही प्रतिनिधि आगे संसद में जाते हैं। इसीलिए आप जनता का यूज कर सकते हैं, जनता शब्द का यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये इस चीज की जो जरूरत है उसको तभी समझ लिया था कि एक जो है संशोधन का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो अगर किसी इंसान के पास संशोधन का अधिकार नहीं होगा तो ये एक तानाशाही हो जाएगी, जैसा कि और देशों में होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो वैसे ही रह जाएगा अगर अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके क्या क्या चीजें आने वाली हैं ये उन्हें भी पता था। बहुत सारी नई नई चीजों से हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 368 जो हमें दिया गया था ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस आर्टिकल को आप लोग याद रखेंगे, कैसे कहाँ से लिया गया था ये सब आप लोग पढ़ेंगे और डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि 368 जो आर्टिकल है बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 368 का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किया गया था बिल्कुल इसके एक साल के बाद, यानी कि 1951। शंकर प्रसाद केस 1951 का जिक्र आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हर जगह पे इसका जिक्र किया गया था। इसमें इसे सबसे पहले वैधता दी गई थी और उसमें लिखा गया था, उसमें ये जजमेंट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आर्टिकल 13 जिसमें कि वर्णन किया गया है हमारे कानून का, यानी कि हमारी विधि का, आर्टिकल 12 में राज्य का किया गया है और आर्टिकल 13 में विधि का किया गया है, में संशोधन कोई सामान्य संशोधन नहीं है। और इसके साथ बिल्कुल एक और जजमेंट दी गई थी कि मौलिक अधिकार जो है वो वापस ले सकती है। ये उनकी फर्स्ट जजमेंट थी। बिल्कुल जो सेकंड जो केस हुआ, जो सेकंड कंट्रोवर्सी हुई थी, गोलकनाथ केस, जो कि बहुत ज्यादा फेमस रहा है 1967 वाला, उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट जजमेंट देते हैं और अपने प्रीवियस जजमेंट को बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। उसमें कहते हैं कि उन्होंने एक और अमेंडमेंट किया था उसके साथ, जिसमें उन्होंने कि 19 जो हमारी जो 9वीं सूची जो है उसको राज्य के और चीजों के साथ जोड़ दिया था और उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को ना तो जोड़ सकती है ना घटा सकती है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि अगर प्रीवियस जजमेंट में कहा था कि कर सकती है, उनको पूरा पूरा राइट है, वो वापस ले सकती है, तो अब यहाँ ना जोड़ सकती है ना घटा सकती है, ऐसे कैसे? अगर उनके पास पूरा राइट है पहले कि वो वापस ले सकती है, तो यहाँ जोड़ने और घटाने का राइट क्यों नहीं है? फिर आता है और केशवानंद भारती केस, यानी कि जो थर्ड कंट्रोवर्सी जो हुई थी 1973 वाली, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा फेमस केस था उस टाइम का, बहुत ज्यादा चर्चित था। वो इसलिए चर्चित था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को फिर से बदल दिया था। उन्होंने इस बार अपनी जजमेंट में कहा था कि जो संसद है वो हमारे मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है, सीमित कर सकती है। उन्होंने फिर से अपनी जजमेंट को रिवर्स कर दिया था। और एक और अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट 24 के द्वारा, उसमें यह भी कहा गया था कि हमारी जो संसद है वो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसको बिल्कुल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी कि जो इसके जो एक मजबूत स्तंभ जो है, मजबूत संरचना के जिसको स्तंभ कहा जा सकता है, जिसमें कि है लोकतंत्र, संप्रभुत्वता, धर्मनिरपेक्षता,
इन चीज़ों के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करने की आज़ादी संसद के पास भी नहीं है। ये था, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है केशवानंद भारती केस। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। और जब संविधान की मूल संरचनाओं के बारे में बात आती है तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं कि ये लोकतंत्र पे चलता है। इसकी मजबूती का स्तंभ जो है वो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है। सबके लिए जो है ये सर्वोच्च है। हमारे भारत में जो है संविधान ही सर्वोच्च है। सर्वे सर्वा जो है वो संविधान है। इसके प्रति जो है वो सबकी रिस्पेक्ट है। संप्रभुत्वता का यहाँ पर पालन किया जाता है। संप्रभुत्वता का यहाँ पालन किया जाता है। गणतंत्र का यहाँ पर पालन किया जाता है। ये सब आप लोगों को अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और सब्सक्राइब PSIR नेशन। थैंक यू वेरी मच।